सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? किस प्रधानमंत्री को भारत में कंप्यूटर का जनक माना जाता है? सर्वप्रथम किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा किया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री के क्रम, उनके कार्यकाल एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं इस बॉक्स की। इसमें लिखा गया है कि व्यक्ति क्रम के अनुसार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। अब यह बात सुनने के बाद हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कहिएगा कि रुक जाइए सर, क्योंकि आप गलत पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम कई सारे करंट अफेयर्स और कई सारे प्रीवियस ईयर में यह पढ़े हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक कि कई सारे टीचर से भी हम यही पढ़े हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो फिर आप यह कैसे पढ़ा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं? तो लीजिए हम रुक जाते हैं, क्योंकि आपने कहा रुक जाने के लिए। और अब हम आपके कंसेप्ट का बिना पोस्टमार्टम किए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए आपके कंसेप्ट का हम पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ से भी आप लोग यह पढ़े हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ पर क्या किया गया है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री को जोड़कर वे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है कि यदि प्रधानमंत्री के क्रम में कार्यवाहक प्रधानमंत्री को जोड़ते हैं, तब तो राष्ट्रपति के क्रम में भी कार्यवाहक राष्ट्रपति को जोड़ना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति के क्रम में कार्यवाहक राष्ट्रपति को जोड़ते हैं, तो इस तरह से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत की 17वीं राष्ट्रपति होंगी, जबकि वो तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। तो एक जगह अर्थात प्रधानमंत्री के क्रम में आप कार्यवाहक को जोड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति के क्रम में आप कार्यवाहक राष्ट्रपति को नहीं जोड़ रहे हैं। तो फिर यह कैसा अन्याय है कि एक जगह कार्यवाहक प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हैं और एक जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति को नहीं जोड़ रहे हैं? यह कैसा अन्याय है? तो इससे साफ समझ में आता है कि जो भी लोग इसे लिख रहे हैं या जो भी लोग इसे पढ़ा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, तो उनमें से किसी का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ना तो लिखने वाले का और ना तो पढ़ाने वाले का। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग क्या है कि अब तक गलत ही पढ़ रहे थे और ज़्यादातर तो आप लोग वन लाइनर पर ही जोड़ देते हैं, क्योंकि डिटेल में तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। और मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी का तो छोड़िए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाता या आगे भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी भारत के कितने प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें ऑप्शन 15वां भी रहेगा और 14वां भी रहेगा। तो आप आराम से लगा कर आइएगा कि ये तो 15वें प्रधानमंत्री हैं। कितना आसान सवाल पूछा गया है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि आपका तो यह प्रश्न गलत हो गया। तो गलत होने का कारण क्या था कि आपने वन लाइनर पर ध्यान दिया, कभी इसके तथ्य पर नहीं गए कि आखिर क्यों इन्हें 15वां प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। क्या वह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? और होता क्या है ना
कि जैसे कोई एक लिखा तो एक को देख के दूसरा, दूसरा को देख के तीसरा, वही चीज़ वही गलत को लिखते चला जाता है। और पढ़ाने वाले भी तो वैसे ही हैं, कोई डीप में जाना नहीं चाह रहे हैं, कोई डिटेल में जाना नहीं चाह रहे हैं। और आजकल पढ़ाई को तो बिजनेस बना दिया गया है कि कोई भी मार्कर और वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, कोई भी बोर्ड लेकर आ जाते हैं और टीचर ही बन गए हैं। क्योंकि सबसे आसान काम अब यह हो गया है कि मार्कर उठाओ, बोर्ड उठाओ और टीचर बन जाओ। लेकिन हम सही कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और गलती आप लोगों की भी है कि आप लोग वैसे टीचर्स को ही बढ़ावा दे रहे हैं, गलत पढ़ाने वाले को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सब बातों को समझिए। तो इस तरह से अब शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अभी ही नहीं, अभी जब हम इसके क्रम को जब समझेंगे, पढ़ेंगे, तो और भी यह जो कंसेप्ट है आपका पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तब आप कहिएगा कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के 14वें प्रधानमंत्री ही हैं। यह बात आप देखिएगा कि खुद बोलिएगा, सिर्फ शुरू से अंत तक हमें जाने दीजिए। तो चलिए अब शुरू करें। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपके कंसेप्ट का हम पोस्टमार्टम कर दिए हैं, लेकिन जो भी बचा खुचा वह एंड तक हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है कि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और अब तक के सभी प्रधानमंत्री में से पंडित नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है अब तक? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने समय तक इन्होंने कार्य किया है? तो 16 साल 286 दिन तक, या फिर इसे ही कहीं कहीं लिखा जाता है कि 16 साल 9 माह और 12 दिन। तो आइए अब इसे समझते हैं कि सबसे लंबे समय तक, ठीक है। तो यहाँ यह भी जानना है आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक तो यह पीएम रहे, लेकिन भारत के ये कितने बार पीएम रहे यह भी समझना चाहिए, है ना। क्योंकि आमतौर पर एक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ऐसे तो कोई व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो लेकिन आइए इनके कार्यकाल को समझते हैं कि यह कितने बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था। इस तिथि को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो वह मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो मई 1952 में हुआ था। अब देखिए, तो जब मई 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो फिर कहिएगा कि सर ये तो 15 अगस्त 1947 को ही बन गए थे। जी हाँ, बिल्कुल बने थे। आइए इसे समझाते हैं। तो देखिए क्या है, 15 अगस्त 1947 से और प्रथम चुनाव अर्थात मई 1952 तक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से मई 1952 की अवधि के लिए वह अंतिम राष्ट्रपति बने थे। ठीक उसी तरीके से पंडित नेहरू भी 15 अगस्त 1947 से मई 1952 अर्थात पहले चुनाव तक के लिए यह अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, अर्थात उस अवधि के लिए यह बने थे। लेकिन पहली बार जो यह चुनाव के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो वह कब बने? तो 1952 में बने। फिर क्या है कि 1952 के बाद उसके 5 साल के बाद 1957 में दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ और 1957 में भी कांग्रेस सरकार की जीत हुई, मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और दूसरी बार
पंडित नेहरू 1957 में भारत के प्रधानमंत्री बने। हो गया। अब फिर बात करते हैं कि फिर 5 साल के बाद अर्थात 1962 में, 1957 में 5 जोड़िए तो वह होता है 1962। तो 1962 में तीसरी लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से कांग्रेस की जीत हुई और इस तरह से पंडित नेहरू 1962 में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो एक पहली बार बने 1952 में, दूसरी बार 1957 में और तीसरी बार 1962 में, 3 बार बने। लेकिन क्या हुआ कि 1964 में जो है कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो उसे अभी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यह आपका अब तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पंडित नेहरू 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और किस तरह से बने यह भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलिए बात करते हैं आगे। इनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि पंडित नेहरू के कार्यकाल में ही 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से रिलेटेड है, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा फिर से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1959 में पंडित नेहरू अफगानिस्तान की यात्रा किए थे प्रधानमंत्री रहते हुए। तो इस तरह से पंडित नेहरू अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कहलाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा किया था, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था? तो 1959 में किया था। इसके बाद फिर किस किस प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा किया और कब कब किया, तो आइए देखते हैं। इनके बाद 1976 में इंदिरा गांधी और फिर 2005 और 2011 में मनमोहन सिंह अफगानिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा और कोई भी प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा नहीं किए हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि पंडित नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इनके विरुद्ध। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका। लेकिन कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, तो यह पंडित नेहरू के खिलाफ ही लाया गया था। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। और चूंकि जब यह पारित नहीं हो पाया तो इस वजह से इन्हें त्यागपत्र नहीं देना पड़ा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि पंडित नेहरू की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसे बात करें पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कई बार भारत की खोज लिख दिया जाता है कि पूछ दिया जाएगा कि भारत की खोज किनकी पुस्तक है, तो पंडित नेहरू की है। या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है, तो पंडित नेहरू की है। फिर एक और पुस्तक का भी नाम है, वह देखिए यहाँ लिखा गया है। तो इनका एक और पुस्तक का नाम है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो यह भी पंडित नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि पंडित नेहरू के द्वारा कौन कौन सा नारा दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि पंडित नेहरू आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय इन्होंने नारा दिया था आराम हराम है। फिर उसी समय इन्होंने नारा दिया था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और फिर बात करें कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और उस अधिवेशन में, मतलब उस अधिवेशन की पंडित नेहरू अध्यक्षता भी किए थे। तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो पंडित नेहरू ने दिया था। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी जीवनी लिखी गई है किस नाम से, तो जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। तो इनकी जीवनी किसने लिखा है, अर्थात इनके जीवनीकार कौन है, तो फ्रैंक मॉरिस हैं। अब बात करते हैं कि 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पंडित नेहरू को सम्मानित किया गया था। तो अर्थात भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1955 में। अब चलिए बात करते हैं कि पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था।
और चूंकि पंडित नेहरू को बच्चों से काफ़ी लगाव था, तो इसी वजह से इनके जन्म दिवस पर अर्थात इनके जयंती पर प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल 14 नवंबर को। फिर बात करते हैं कि 27 मई 1964 को कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पंडित नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब बात करें कि इनका जो समाधि स्थल है वह शांति वन है, और यह शांति वन कहाँ है, तो वह दिल्ली में है। चलिए, इन सभी बातों को पढ़ने के बाद अब आपको एक बात और जानना है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो अब आप जब क्रम देखिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि 1962 में जो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था तो वह किनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। और जब यह युद्ध हुआ तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की पहली बार घोषणा कब की गई थी, तो 1962 में की गई थी। और किस कारण से, तो भारत चीन युद्ध के कारण से, मतलब भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी कारण से पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो अब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, तो वह पंडित नेहरू के कार्यकाल में किया गया था। तो जब इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी तो क्या हुआ कि गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ था, तो 27 मई 1964 को ही गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, तो 9 जून 1964 तक। तो यहाँ देखिए यही लिखा गया है कि गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो अब देखिए फिर से हम इस बॉक्स की बात करते हैं। तो क्या है कि जो भी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि गुलजारी लाल नंदा जो कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तो इनको भी जोड़ दिया गया है। और इनको जोड़कर वे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री को नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी यह बने। चलिए बात करते हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, तो लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल रहा 9 जून 1964 से 11 जून 1966 तक। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। कब नारा दिया था, तो 1965 में। आखिर इन्होंने यह नारा क्यों दिया, आइए इसे समझते हैं। तो क्या था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और यह युद्ध लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही हुआ था। और भारत जब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध के समय ही लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मैन ऑफ पीस कहा जाता है। फिर बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री कहलाए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। कब हुई थी, तो 11 जनवरी 1966 को। इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ये भारत के बाहर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री अब तक के सभी प्रधानमंत्री में से एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई है। ठीक है, तो कहाँ हुई, भारत के बाहर कहाँ हुई है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत, अर्थात इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से कहा जाए कि 1966 में जब इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया
तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले यह प्रथम व्यक्ति कहलाए। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ओवरऑल सभी तरह के व्यक्तियों में से यह प्रथम व्यक्ति कहलाए। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं कि इनका समाधि स्थल कहाँ है, मतलब किस नाम से है। तो वह विजय घाट है, इनका समाधि स्थल विजय घाट है जो दिल्ली में स्थित है। तो फिर से क्या हुआ कि दूसरे प्रधानमंत्री की भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। तो इस बार फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर से बने। तो इस तरह से गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार कब बने थे? तो पहली बार 27 मई 1964 को और दूसरी बार 11 जनवरी 1964 को। चलिए फिर बात करते हैं कि 1997 में गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका जो समाधि स्थल है वह है नारायण घाट, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। फिर बात करते हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में। तो वो है इंदिरा गांधी, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। यह बात आपको जानना है। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा तो वह 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक यह भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही। तो इनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई, और सिर्फ प्रथम महिला प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, क्योंकि अब तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंदिरा गांधी ही महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। चलिए फिर बात करते हैं कि सबसे पहले इनके कार्यकाल को समझते हैं कि जिस तरह से पंडित नेहरू के बारे में समझे कि पंडित नेहरू कितने बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आइए इनसे भी समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि 1966 में तो ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, अर्थात प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने और यह 24 जनवरी 1966 तक रहे। तो फिर 24 जनवरी 1966 को ही राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना और इस तरह से तत्कालीन राष्ट्रपति इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो 1966 में यह पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। दूसरी बार यह कब बनी? तो दूसरी बार मतलब 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें कांग्रेस की जीत हुई और इस तरह से 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। फिर बात करते हैं कि 1967 के बाद अगर 5 साल जोड़ा जाए तो वह 1972 होता है, लेकिन 1972 में लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था बल्कि 1 साल पहले ही लोकसभा का चुनाव हो गया था, अर्थात 1971 में ही लोकसभा का चुनाव हो गया था और 1971 में भी कांग्रेस की जीत हुई थी और इस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। फिर बात किया जाए कि 1971 के बाद जब 5 साल जोड़ा जाए तो 1976 होता है, तो लोकसभा का चुनाव 1976 में होना चाहिए, लेकिन इस बार जो क्या था कि चूंकि 1975 में ही आपातकाल लगा दिया गया था, तो आपातकाल की वजह से लोकसभा का चुनाव 1976 में ना होकर 1 साल बाद अर्थात 1977 में हुआ था। ठीक है, तो 1977 में कांग्रेस की हार ही हो गई थी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 के दौरान यह भारत की 3 बार प्रधानमंत्री बनी। तो यह बात आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इनसे जो अगला पॉइंट है वह यह है कि 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली यह पहली महिला कहलाई, यानी पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हर तरह की महिलाओं में से यह पहली महिला कहलाई भारत रत्न पाने वाली। फिर बात करते हैं
कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, इन्हें मिलेनियम की महिला भी नामित किया गया है। और फिर बात करें कि 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जबकि इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था वह लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 1965 में हुआ था। लेकिन इस बार जो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ वह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 में हुआ। तो इस बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने का कारण था वह बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वह पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहता था और बांग्लादेश की वजह से ही 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो आइए थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए क्या है कि बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दिया था और घोषणा करके उसके विरुद्ध मुक्ति युद्ध शुरू कर दिया, अर्थात उससे मुक्त होने का युद्ध जो है शुरू कर दिया। और इस वजह से बांग्लादेश भारत से मदद मांगा और इसी वजह से क्या हुआ कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को युद्ध प्रारंभ हुआ। और यह युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध समाप्त हुआ और उस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और भारत की जीत हुई। जब पाकिस्तान की हार हुई तो इस तरह से 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। तो यह बात समझ में आ गई। तो अब देखिए यहाँ से 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, ठीक है? तो उसमें ऑप्शन में 26 मार्च 1971 भी रहेगा और 16 दिसंबर 1971 भी रहेगा, ठीक है? तो आप में से कई लोग 16 दिसंबर 1971 लगाइएगा क्योंकि बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 16 दिसंबर 1971 को, लेकिन वह आंसर गलत होगा। आंसर सही क्या होगा? 26 मार्च 1971। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की घोषणा 26 मार्च 1971 को ही कर दिया था। तो इसी वजह से बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है। लेकिन अब अगर दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ, तो वहां पर भी फिर से वह दोनों डेट दिया जाएगा, लेकिन इस बार जो आंसर होगा वह 16 दिसंबर 1971 होगा। तो यह दोनों डेट को आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और यह युद्ध बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हुआ था और इंदिरा गांधी के द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद भी कराया गया, तो इसी वजह से 2011 में बांग्लादेश सरकार के द्वारा बांग्लादेश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही किया गया था। और यह जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो इस परीक्षण का कोड मतलब इस परीक्षण के कोड का नाम क्या रखा गया था? इस्माइल बुद्धा, अर्थात हंसते हुए बुद्ध, ठीक है? तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि इस ऑपरेशन का नाम, इस कोड का नाम इस्माइल बुद्धा रखा गया था और यह पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का संबंध प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से है। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ होगा, इसी वजह से उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसका जवाब है कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी का जन्म नहीं हुआ था। तो फिर किस लिए इस दिवस का संबंध इंदिरा गांधी से है? तो आइए इसे समझते हैं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो उस तिथि को
पूरा भारत गौरवान्वित महसूस किया था, अर्थात वह तिथि पूरे भारत के लिए गर्व की बात थी। तो इसी वजह से चूंकि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो इसी वजह से 24 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई? तो वर्ष 2008 से की गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री, वह हैं मोरारजी देसाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मोरारजी देसाई का पूरा नाम जान लीजिए। इनका पूरा नाम है मोरारजी रणछोड़जी देसाई। तो इनका पूरा नाम क्या है? मोरारजी रणछोड़जी देसाई। जिस तरह से इंदिरा गांधी का पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, उसी तरह से मोरारजी देसाई का पूरा नाम है मोरारजी रणछोड़जी देसाई। अब चलिए बात करते हैं इनका जो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा, तो वह 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। आइए इनके बारे में बात करते हैं कि जब यह प्रधानमंत्री बने तो यह सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और जब यह प्रधानमंत्री बने तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 81 वर्ष। तो अब तक के सभी प्रधानमंत्री में से सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो वह है मोरारजी देसाई। फिर बात करते हैं कि यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। मतलब मोरारजी देसाई से पहले अब तक जो भी भारत के 3 प्रधानमंत्री बने वह सभी के सभी कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे। तो इसलिए कहा जाता है कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने वाले, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा या त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह है मोरारजी देसाई। तो अब देखिए क्या है कि इससे पहले आप पंडित नेहरू के बारे में देखें तो यहाँ क्या देखें कि यह पद से इस्तीफा नहीं दिए थे, बल्कि इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तीसरे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो 1977 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। लेकिन मोरारजी देसाई के बारे में अगर बात करें तो क्या हुआ कि ये जो है लोकसभा में अपना विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए थे, अर्थात अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाए थे कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है। तो इसी वजह से इन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ा था, और इस वजह से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा या त्यागपत्र देने वाले या पहले प्रधानमंत्री कहलाए। फिर बात करें कि 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो मोरारजी देसाई अब तक के सभी प्रधानमंत्री में से ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है जिसे ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर 1951 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और इनका जो समाधि स्थल है वह है अभय घाट, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अब बात करते हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री, वो हैं चौधरी चरण सिंह, शॉर्ट में चरण सिंह भी लिख दिया जाता है। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनके बारे में यह कहा गया है कि अपने कार्यकाल में, अर्थात अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी चरण सिंह संसद अर्थात लोकसभा में, ठीक है, यहाँ में लिख लीजिए कि अपने कार्यकाल में संसद अर्थात लोकसभा में यह उपस्थित नहीं हुए थे, या इसे ही दूसरे शब्द में दे दिया जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद अर्थात लोकसभा का सामना नहीं किया था, या लोकसभा या संसद में उपस्थित नहीं हुए थे, तो वह चौधरी चरण सिंह थे। तो अब हो सकता है यह बात सुनने के बाद आप लोगों के मन में यह डाउट रहा होगा कि क्या चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा अर्थात संसद में उपस्थित होने से डर रहे थे क्या इसी वजह से वह संसद में कदम नहीं रखे? तो ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि अगर इनके कार्यकाल को जोड़ा जाए तो कुल 170 दिन तक यह प्रधानमंत्री रहे थे।
तो इस 170 दिन के अवधि में कभी भी लोकसभा का बैठक नहीं हुआ। तो जब लोकसभा का बैठक ही नहीं हुआ तो इसी वजह से चौधरी चरण सिंह लोकसभा अर्थात संसद में यह उपस्थित नहीं हुए थे। तो यही है इसका रीजन। अब बात करें कि इनका जो समाधि स्थल है वह है किसान घाट, जो दिल्ली में स्थित है। अब चलिए बात करते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से भारत का जो अगला प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वह इंदिरा गांधी बनी थी। लेकिन अब देखिए इसके क्रम की बात करें, क्योंकि हम व्यक्ति क्रम से चल रहे हैं, तो व्यक्ति क्रम के अनुसार तो यहाँ व्यक्ति के रूप में ऑलरेडी तीसरे नंबर पे हम इंदिरा गांधी को काउंट कर चुके हैं। तो इसलिए अब हम फिर से इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनके क्रम को हम आगे नहीं करेंगे और इनका क्रम जो है हम तीसरा ही रखेंगे, समझिएगा, ठीक है। और इसी तरह से व्यक्ति क्रम गिना जाता है। इसलिए हम कहे थे कि पहले तो आपके कंसेप्ट का पोस्टमार्टम यही हो गया होगा, लेकिन अगर किसी का बच गया होगा तो अंत होने तक जो है उनका भी कंसेप्ट का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो क्रम को देखिए कैसे बैठाया जाता है, ठीक है, कि अब फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इस बार उनके क्रम को आगे नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका क्रम व्यक्ति के रूप में तीसरा ही रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इंदिरा गांधी अगली बार जो भारत की प्रधानमंत्री बनी तो वह 14 जनवरी 1980 को बनी और इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक यह प्रधानमंत्री रही भारत की। लेकिन अब बात करते हैं कि जब इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 को भारत की प्रधानमंत्री बनी तो यह भारत का जो है चौथी बार यह प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि इंदिरा गांधी इससे पहले जो है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 के दौरान यह 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और जब यह 1980 में प्रधानमंत्री बनी तो इस तरह से यह भारत की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पंडित नेहरू 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जबकि इंदिरा गांधी 4 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। आइए आप बात करते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, अर्थात इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री कहलाई जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। पहले पंडित नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे इंदिरा गांधी। इनका जो समाधि स्थल है वह है शक्ति स्थल, जो दिल्ली में है। अब चलिए बात करते हैं कि देखिए इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, ठीक है, लेकिन इस बार देखिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया है, जबकि पहले और दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम आया था और वह दोनों बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इस बार देखिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया है, क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। क्या था कि जब इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हुई, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए, या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त नहीं किया। तो जब उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया तब क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से राजीव गांधी को अपना नेता चुना। जब सर्वसम्मति से उन लोगों ने अपना नेता चुन लिया तो अब जाकर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य थे। तो इस वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया और इसी वजह से इनकी मृत्यु के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई नहीं बने। तो चलिए, तो यह बात भी क्लियर हो गया होगा कि अब तक जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति वह कौन है, तो वह गुलजारी लाल नंदा हैं। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और एकमात्र व्यक्ति कहलाए। तो फिर बात करते हैं कि भारत के छठे प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि 5वां यहाँ देखिए चौधरी चरण सिंह, तो क्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं व्यक्ति के रूप में। तो छठे क्रम जो अब होगा वह राजीव गांधी का होगा। तो अर्थात कि भारत के छठे प्रधानमंत्री व्यक्ति क्रम के अनुसार वह राजीव गांधी हैं। तो इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। तो जब यह प्रधानमंत्री बने तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कहलाए, तो वह राजीव गांधी कहलाए।
तो यह जब प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी उम्र कितनी थी? तो 40 वर्ष थी। जबकि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे, इनकी उम्र 81 वर्ष थी उस टाइम, और ये राजीव गांधी की 40 वर्ष थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि राजीव गांधी को भारत में सूचना क्रांति के जनक या अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सूचना क्रांति का जनक या अग्रदूत किसे मतलब कौन है, तो वह राजीव गांधी हैं। तो सूचना क्रांति के जनक कहने का मतलब यह हुआ कि आज जो लगभग भारतीयों के हाथ में या लगभग भारतीयों के पास कंप्यूटर है, तो भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय किन्हें दिया गया है? तो वह राजीव गांधी को दिया गया है। अर्थात भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय किन्हें दिया गया है या कंप्यूटर क्रांति के जनक कौन है? तो वह राजीव गांधी हैं। तो इसी वजह से भारत में सूचना क्रांति के जनक या भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक या भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इनका समाधि स्थल है वीरभूमि, और जो दिल्ली में स्थित है। फिर बात करते हैं कि 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस अर्थात इनके जयंती पर प्रत्येक साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें कि 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा समझें कि 21 मई 1991 में जब यह तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से क्या है कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो इसी वजह से प्रत्येक साल इनके पुण्यतिथि अर्थात 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 1951 में राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें शॉर्ट में वीपी सिंह भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण यह त्यागपत्र दे दिए थे। इनके खिलाफ क्या हुआ था? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया था। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो इस वजह से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस तरह से तब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह होंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। तो देखिए, पंडित नेहरू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पारित हो गया था, और इसी वजह से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। और ऐसा करने वाले यह पहले प्रधानमंत्री कहलाए। अब बात करते हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री के बारे में, तो वह है चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनका जो समाधि स्थल है वह है जननायक स्थल, जो दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल रहा था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। यह दक्षिण भारत से थे और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले यह पहले प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो वह पीवी नरसिम्हा राव रहे थे। फिर बात करें कि इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 को इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण
और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक या नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया था। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको जानना है कि अगर पूछा जाए कि उदारीकरण की घोषणा किसने किया था, अर्थात इस नीति की घोषणा किसने किया था, तो वह तो होंगे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, वो देखिए यहाँ लिखा गया है कि उदारीकरण के जनक कौन है भारत में, तो वह होंगे मनमोहन सिंह। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए कि क्या है कि मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे थे। तो वित्त मंत्री रहते हुए यह जो उदारीकरण किसके दिमाग का उपज था, तो यह मनमोहन सिंह के दिमाग का उपज था। तो इसलिए उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह कहलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इसी वजह से उस उदारीकरण की नई नीति का जो घोषणा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। तो इसलिए यह दोनों क्वेश्चन को आपको समझना है कि अगर घोषणा पूछे तो पीवी नरसिम्हा राव होगा, लेकिन अगर पूछे कि उदारीकरण के जनक कौन है, तो वह मनमोहन सिंह होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इनका जो समाधि स्थल है वह है पीवी घाट, जो दिल्ली में है। अब बात करते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। तो यह देखिए कि इस कार्यकाल के दौरान यह मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, क्योंकि यह विश्वास मत नहीं जुटा पाए थे, इस वजह से यह अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, त्यागपत्र दे दिए थे मात्र 13 दिन में ही। तो इस वजह से अब यहाँ से अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक पीएम के रूप में किसने कार्य किया था, तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन तक काम किए थे प्रधानमंत्री के रूप में। और फिर एक प्रश्न जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 286 दिन। तो यह दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो हैं HD देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। तो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले यह दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, जबकि दक्षिण भारत से दूसरे प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। फिर बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध भी पारित हुआ था। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण त्यागपत्र देने वाले यह दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध पारित हुआ था लोकसभा में, तो वह थे विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात VP सिंह, और दूसरे जो हैं वो है HD देवगौड़ा। तो इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण त्यागपत्र देने वाले यह दूसरे PM हैं। अब चलिए बात करते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे थे, अर्थात प्रधानमंत्री बनने से पहले ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके थे। अब बात करते हैं इनकी जो समाधि स्थल है वह है स्मृति स्थल, जो दिल्ली में है। फिर देखिए बात करते हैं कि अब इंद्र कुमार गुजराल के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। लेकिन अगर हम व्यक्ति क्रम के अनुसार बात कर रहे हैं तो यहाँ फिर से देखिए कि ऑलरेडी इन्हें हम 10वें नंबर पे गिन चुके हैं, तो अब इनका क्रम हम यहाँ 12 से 13 नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति क्रम के अनुसार सेम ही क्रम रह जाता है। तो यह 10वें नंबर पे ही रहेंगे क्रम के अनुसार, व्यक्ति क्रम के अनुसार। तो चलिए बात करते हैं कि दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। लेकिन देखिए इस दौरान यह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार तो 1996 में बने, और इस कार्यकाल के दौरान अर्थात 1998 से 2004 के दौरान यह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। कैसे कैसे, तो देखिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक यह भारत के दूसरे बार प्रधानमंत्री रहे, और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक यह भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी कुल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो अब अगर हम 98 से 2004 के दौरान इस पूरी अवधि को अगर देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले
पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इससे पहले कोई भी गैर कांग्रेसी पीएम 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो यहाँ देखिए गैर कांग्रेसी पीएम से 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात जो पीएम कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, इसका मतलब यह हो गया। तो देखिए यहाँ 2 तरह का प्रश्न क्या हुआ कि अगर पूछा जाए कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन है, तो वो होंगे मोरारजी देसाई। फिर दूसरा प्रश्न कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो वह होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए फिर बात करते हैं कि 13 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में ही। तो पहला भी राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था, लेकिन वह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण में ही, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया था। और किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और यह दूसरे परमाणु परीक्षण का जो नाम रखा गया था, इस ऑपरेशन का नाम क्या था, अर्थात इस कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। जबकि पहले परमाणु परीक्षण के कोड का नाम क्या था? तो वह स्माइलिंग बुद्धा था, और दूसरे का ऑपरेशन शक्ति था। तो फिर बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी इसी दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद एक नारा दिया था। वह नारा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कब दिया था? तो दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद दिया था। और यह दूसरा परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को हुआ था। फिर बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो इनके जन्म दिवस पर, अर्थात इनके जयंती पर प्रत्येक साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, अर्थात इंग्लिश में जिसे कहा जाता है गुड गवर्नेंस डे। अब देखिए, तो यह सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो वह 2014 से हुई। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा कि सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत 2014 से हुई, जिसे इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं इनका जो समाधि स्थल है वह कहाँ, वह क्या है? तो वह सदैव अटल है, जो दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ इंद्र कुमार गुजराल व्यक्ति क्रम के अनुसार 12वें नंबर पे थे, तो अब 13वें नंबर पे कौन है? अर्थात भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। तो इस दौरान यह लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। एक बार 2004 में, फिर 5 साल जब कार्यकाल पूरा होता है तो वह 2009 में या फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 2014 तक रहते हैं। तो इस तरह से यह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे भारत के। तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो यह पहले सिख प्रधानमंत्री कहलाए, ठीक है। इससे पहले कोई भी सिख प्रधानमंत्री नहीं बना था। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय यह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, RBI के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके थे। चलिए अब बात करते हैं कि यह उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह को जाना जाता है, तो यह बात हम लोग समझ ही चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनसे है कि मनमोहन सिंह 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया था। अब चलिए बात करते हैं भारत के 14वें एवं वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में। तो वो हैं नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर अब तक चल रहा है। तो 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 5 साल इन्होंने अपना पूरा किया। कब किया? तो 2019 में, और 2019 में यह भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए इनसे देखते हैं संबंधित तथ्य क्या है कि आज़ाद भारत में जन्मे यह पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री का जन्म आज़ाद भारत में नहीं हुआ है, तो यह पहले प्रधानमंत्री हैं। फिर बात करते हैं, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब फिर बात करते हैं, इनकी जो एक पुस्तक है वह है एग्जाम वॉरियर्स। तो इस तरह से देखिए हम लोग भारत के 14 प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी का भी कंसेप्ट में अगर किसी तरह का डाउट रह गया था तो क्या अब वह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जब हम व्यक्ति क्रम के अनुसार आए तो नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री कहलाए, ठीक है।
तो इसलिए अब इस पर किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि अब तक जितने भी हम लोग प्रधानमंत्री पढ़े उन सभी से रिलेटेड कुछ कंबाइंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि कार्यकाल के दौरान किन किन प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी। अब अगर आपके मन में सवाल आए कि राजीव गांधी की भी मृत्यु हुई थी, अर्थात उनकी हत्या हुई थी, तो लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही 3 व्यक्ति होंगे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त कौन कौन हुए थे, अर्थात एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं। तो पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, 3 बार यह प्रधानमंत्री बने। कब कब? तो 1952 में। यह चुनाव के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो यह 15 अगस्त 1947 को ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हम यहाँ चुनाव के क्रम के अनुसार काउंट कर रहे हैं। तो पहली बार लोकसभा का चुनाव मई 1952 में हुआ था। तो 1952, 1957 और 1962, इस तरह से यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी 4 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी है। कब कब? एक बार 1966, दूसरी बार 1967, तीसरी बार 1971 और चौथी बार 1980। फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, यह 3 बार बने हैं। एक बार 1996, दूसरा 1998 और तीसरा 1999। फिर बात करते हैं मनमोहन सिंह की, तो यह 2 बार बने हैं। कब कब? तो एक 2004 में और दूसरा 2009 में। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो यह भी 2 बार बने हैं, एक 2014 में और दूसरी बार 2019 में। अब बात करते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री की, तो जो है गुलजारी लाल नंदा, तो यह भी 2 बार, तो एक बार 1964 में और दूसरी बार जो है यह 1966 में बने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न लिखा गया है, एक से अधिक बार पीएम कौन बने हैं, या हो सकता है प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन कौन हैं। तो यहाँ जो भी हैं, चाहे 3 बार बने चाहे 4 बार बने, इन सभी का नाम आ जाएगा कि 2 बार, क्योंकि कम से कम 2 बार तो जरूर बने। ठीक है, तो 2 बार में इन सभी का नाम आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहीं पे से अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए सबसे अधिक बार 4 बार कौन? इंदिरा गांधी हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो वह है कि 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, या इसी शब्द को देखिए कैसे लिखा जा सकता है कि एक बार से अधिक समयांतर के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले कौन कौन हैं। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है कि 2 समयांतरालों, इसका मतलब हुआ कि 2 अलग अलग समय अंतराल में, मतलब लगातार प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि एक बार अगर कि 1966 में अगर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, तो 1966 यहाँ से देखिए कि 1966 से लेकर 1977 तक वह लगातार प्रधानमंत्री रही थी। तो वह 2 समय अंतराल नहीं हुआ, बल्कि वह लगातार हो जाता है। लेकिन फिर 77 के बाद सरकार चेंज हुआ था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और इंदिरा गांधी फिर से 1980 में जो है प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरह से देखा जाए कि 1966 से 77 तक तो यह लगातार प्रधानमंत्री रही थी, लेकिन उसके बाद 77 से 80 में सरकार चेंज हुआ था। इसका मतलब 2 समय अंतराल अलग अलग हो गया और 1980 में यह फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो उसी प्रश्न की बात की जा रही है कि 2 अलग अलग समय अंतराल में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन कौन हैं। तो अब देखिए इसमें पहला नाम आएगा इंदिरा गांधी का, जबकि जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री बने थे तो ये लगातार प्रधानमंत्री रहे थे, उनमें किसी भी तरह का समय अंतराल नहीं आया था। ठीक है, तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न, मतलब चीज वही है लेकिन प्रश्न के शब्द बदल जाने से उसका आंसर बदल जाता है। तो यहां पे क्या है कि पहला होगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी देखिए, एक तो 1966 से और दूसरा देखिए, अब देखिए 67, 71 ये सब काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि वह लगातार रही थी। तो दूसरी बार जो है फिर 1980 में जो है यह प्रधानमंत्री बनी, अर्थात दूसरे समय अंतराल में। उसी तरह से फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो पहली बार तो यह 1996 में बने, तो 1996 में और दूसरी बार 1998 में। लेकिन देखिए तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बने थे, लेकिन 1999 को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 1998 से यह 2004 तक यह लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। तो यह 2 समय अंतराल नहीं हुआ, पहला 1996 हुआ और दूसरा समय अंतराल 1998 हुआ। तो इसे ही कहते हैं समय अंतराल। फिर बात करते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री की, तो वो है गुलजारी लाल नंदा। तो यह भी देखिए इनका भी समय अंतराल है, एक है 1964 में और दूसरा 1966 में।
तीसरे प्रश्न की बात करते हैं कि वह है कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन हैं। तो 2 कार्यकाल कहने का मतलब एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 2 कार्यकाल अर्थात 10 वर्ष का। तो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन हैं, तो एक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मनमोहन सिंह। अब देखिए अभी तक कन्फर्म रूप से यही 3 प्रधानमंत्री हैं। और देखिए चौथे का नाम हम लिखे हैं नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन इसको देखिए हम बॉक्स के अंतर्गत रखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक कार्यकाल तो नरेंद्र मोदी 2019 में पूरा कर चुके हैं, लेकिन इनका दूसरा कार्यकाल जो पूरा होगा अगले साल 2024 में होगा। तो मान लीजिए कि 2024 तक अगर नरेंद्र मोदी अपना पूरा कार्यकाल कर लेते हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो इस तरह से नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री हो जाएंगे जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी हम उन्हें बॉक्स में रखे हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वह है कि पीएम नियुक्त होने के समय राज्यसभा के सदस्य कौन कौन थे। तो कुल 4 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो पहला नाम है इंदिरा गांधी का। तो जब पहली बार इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। दूसरे हैं एचडी देवगौड़ा 1996 में, तीसरे हैं इंद्र कुमार गुजराल 1997 में और चौथे मनमोहन सिंह। यह दोनों बार जो भारत के प्रधानमंत्री बने तो दोनों बार यह राज्यसभा के ही सदस्य थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वह है प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग यह चीज़ पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन क्या है कि उसे दोनों सदन में से किसी भी का भी सदस्य होना अनिवार्य होता है। कितने समय के अंदर? तो 6 माह के अंदर। तो वही यहाँ प्रश्न लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो यह 2 व्यक्ति हैं, एक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, तो यह देखिए कितवें प्रधानमंत्री थे, तो यह 9वें प्रधानमंत्री थे, और एक है एचडी देवगौड़ा, तो यह है 11वें प्रधानमंत्री, और यह दोनों जो है दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री ही थे। तो देवगौड़ा के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय यह विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन उससे मतलब नहीं है यह संसद, ये दोनों व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, तो कुल 6 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। तो पहला है मोरारजी देसाई जो बंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, यह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। और फिर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। और यह प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों का प्रधानमंत्री चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।